हेलो एवरीवन, दिस इज निशु एंड यू आर वाचिंग अनयूजुअल वे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम चैप्टर 4 के बारे में, जो कि है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। सो दिस इज द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। इससे पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स अदर पार्ट्स में कवर कर लिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है सो प्लीज़ उसको चेक करिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके फर्दर टॉपिक्स को। ओके, तो इसमें हमें पढ़ना था इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने चाइना के बारे में बात किया था, तिब्बत के बारे में बात किया था और फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात किया था। इसमें हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है ना, वो बहुत पुराना है। 1947 से ही दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। जैसे 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, वहीं पाकिस्तान का जन्म हुआ और उसी के बाद पाकिस्तान कश्मीर, जो कि इंडिया का ही एक प्रोमिनेंट पार्ट है, वहाँ पर अटैक कर देता है, जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है दोनों देशों के लिए, इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। उसके बाद हमारे जो इश्यूज थे वो यहीं पे ख़त्म नहीं होते। इसके बाद अगेन पाकिस्तान दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंडस रिवर के वाटर के लिए। अब ये इशू ये था कि इंडस वाटर जो रिवर बहती है, दोनों देशों में बहती है, तो ये बोला गया कि कौन इंडस जो रिवर है उसका वाटर कौन यूज़ करेगा। तो फिर इसको 1960 में सेटल करा गया और बोला गया कि कुछ वाटर का यूज़ इंडिया करेगी और कुछ वाटर का यूज़ पाकिस्तान करेगी। तो 47 में कश्मीर इशू हुआ, फिर इंडस वाटर इशू हुआ जो 1960 में उसको सेटल डाउन कर लिया गया। अब बात यही ख़त्म नहीं होती, अभी और आगे पाकिस्तान लड़ाई करेगा हमारे साथ। जैसे 1965 में पाकिस्तान दोबारा से, अभी 47 में ही हुआ था हमारा, बट 65 में दोबारा से वो आर्म्ड अटैक कर देता है गुजरात के रन ऑफ कच्छ एरिया पे। मतलब जो गुजरात स्टेट है, वहाँ का जो रन ऑफ कच्छ एरिया है, वहाँ पर पाकिस्तान दोबारा से अटैक कर देता है। अब जब पाकिस्तान 1965 में अटैक करता है तो उस समय इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ओके, तो पाकिस्तान रन ऑफ कच्छ में अटैक तो कर देता है। अब उसको लगता है कि इंडिया कोई एक्शन नहीं लेगा, बट लाल बहादुर शास्त्री जी ऑर्डर देते हैं कि अब हम काउंटर अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो इसके बाद जो इंडियन आर्मी थी वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करती हैं और एज यूजुअल इंडिया पाकिस्तान के साथ जीत जाती है और पाकिस्तान की इसमें हार हो जाती है। उसके बाद हम 1966 में एक ताशकंद एग्रीमेंट होता है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही हुआ था। जो 1965 का जो वॉर था उसी को सेटल करने के लिए ये सेटलमेंट किया गया था। इस एग्रीमेंट के तहत हमने पीस के लिए थोड़े से अप्रोचेस को अप्रोच करा था। ओके, उसके बाद अगेन इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस ऐसे हैं ना कि वो कभी ख़त्म नहीं होते, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ सालों में मिलता रहता है। जैसे 1965 के बाद ये कहानी ख़त्म नहीं होती, 1971 में दोबारा इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो जाता है। अब ये जो 1971 में था ये बांग्लादेश वॉर के नाम से जाना जाता है। इस वॉर में बांग्लादेश जो कंट्री है उसका एमरजेंस हुआ था, मतलब एमरजेंस तो बांग्लादेश का हुआ था बट वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए एक्शन में हुआ क्या था। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया तो ये पूरा बन गया, ये पूरा पार्ट इंडिया, बट पाकिस्तान को दो भागों में डिवाइड करा गया था। क्योंकि मेजोरिटी ज़्यादा थी तो इसलिए पाकिस्तान को दो भागों में डिवाइड करा गया था। एक को बनाया गया था ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा बना था वेस्ट पाकिस्तान। अब ये तो बात थी 1947 की, जब इंडिया आज़ाद हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ तो वो दो देशों में बना। अब हुआ क्या कि यहाँ का जो कल्चर है, मतलब वेस्ट पाकिस्तान का जो कल्चर था वो बिल्कुल अलग था ईस्ट पाकिस्तान से, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती थी और अलग कल्चर था। बट जो ईस्ट पाकिस्तान था ये बांग्ला लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ये बांग्ला लैंग्वेज बोलते थे, बांग्ला कल्चर फॉलो करते थे, मतलब इनका कल्चर इनके कल्चर से काफ़ी डिफरेंट था। अब इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है ईस्ट पाकिस्तान में, मतलब अब पाकिस्तान तो दोनों ही था तो दोनों देशों में इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं तो ईस्ट पाकिस्तान से आवामी लीग एक पार्टी थी जो उभर कर सामने आई। अब इलेक्शन भी होते हैं और आवामी लीग जो पार्टी थी जो ईस्ट पाकिस्तान से लड़ रही थी ये जीत भी गई, बट ये वेस्ट पाकिस्तान ने मानने से मना कर दिया कि जो ईस्ट पाकिस्तान की जो आवामी लीग पार्टी थी वो जीत गई है। इन्होंने बोला कि नहीं, ये इसमें कुछ गड़बड़ करा गया है, हम इसको बिलीव नहीं करते। तो वेस्ट पाकिस्तान इसको डिसएग्री कर देते हैं, वो मानने से मना कर देते हैं। अब जो शेख मुजबिर थे जो कि आवामी लीग से ही लड़ रहे थे और ईस्ट पाकिस्तान से ही लड़ रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। प्रॉब्लम ये था कि जो वेस्ट पाकिस्तान था
वो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर अपना डोमिनेंसी बनाना चाहता था। इसीलिए शेख मुजीब को अरेस्ट कर लिया गया और ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी सारा वायलेंस क्रिएट करा गया। मतलब वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से ईस्ट पाकिस्तान में आर्मी भेजी गई, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनको मारा गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया, गोलियां चला दी गई। काफ़ी सारा प्रोटेस्ट ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर करा गया। इवन उनको ये भी बोला गया कि आप अपनी जो लैंग्वेज है वो चेंज करिए, बांग्ला लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, आपको उर्दू लैंग्वेज यूज़ करनी है। कल्चर भी वो बांग्ला जो यूज़ कर रहे थे उसको मना कर रहे थे। मतलब काफ़ी सारा प्रोटेस्ट चल रहा था। अब इसी दौरान अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इश्यूज तो चल रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच, बट ये हो रहा था इंडिया में। मतलब ये काफ़ी इंडिया को इन्फ्लुएंस कर रहा था, इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसी दौरान क्या हुआ, अब जब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो ज़्यादा डोमिनेंसी अपनी बनाने लग गए, तो जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो कई सारे लोग इंडिया में आने लगे। ऐसा भी कहा जाता है, अगर डेटा के बारे में देखें तो 80 लाख रिफ्यूजी जो थे वो इंडिया में आ चुके थे, क्योंकि वो वेस्ट पाकिस्तान से बचना चाहते थे तो वो इंडिया में एंटर कर लिए। अब इंडिया में एक दो व्यक्ति आए तो समझ में आता है, बट अगर 80 लाख लोग दूसरे देश के इंडिया में आएंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो सबको होगी। तो उस समय इंडिया में रूल कर रही थी इंदिरा गांधी। आप आगे पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर बनी थी। अब इंडिया को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर किसी देश में 80 लाख लोग आ जाएं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी। तो इस समय इंडिया क्या करता है, अब ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश करता है और पाकिस्तान के साथ वॉर हो जाता है। इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच वॉर हो जाता है। अब इस वॉर में इंडिया जीत जाती है और पाकिस्तान हार जाता है। देखिए ये हिस्ट्री रही है, हम कह भी सकते हैं कि जितनी बार इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ है तो पाकिस्तान हारा ही है और इंडिया जीता ही है। और ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हर 5 से 6 साल बाद पाकिस्तान कुछ ना कुछ काम ऐसा करता रहता है कि इंडिया उसके ऊपर काउंटर अटैक करे। अगर हम बात करें 1947 में इश्यूज हुए हमारे, फिर 1965 में वो फिर हमारे इंडियन टेरिटरी पे अटैक करता है, उसके बाद 1971 में दोबारा वॉर हो जाते हैं। और अगर अब हम रिसेंट की बात करें तो पुलवामा अटैक। तो हम देख सकते हैं कि मतलब पाकिस्तान ने कसम खा रखी है कि शांति से तो नहीं बैठेगा, और वो मुंह की भी खाता है, बट कोई बात नहीं, है तो हमारा जिगरी दुश्मन ही। ओके, तो इस तरीके से जब इंडिया जीत जाता है और पाकिस्तान की हार हो जाती है और बांग्लादेश का इस तरीके से एमरजेंस हो जाता है। अब जो ईस्ट पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान था, अब ये ईस्ट पाकिस्तान ना होकर एक कंट्री बना जिसको बोला गया बांग्लादेश। तो इस तरीके से बांग्लादेश का एमरजेंस हुआ। अब इसके बाद फिर हमने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच वॉर हुआ था, तो इसको सेटल करने के लिए फिर एक एग्रीमेंट करते हैं जो 1972 में हुआ था, और इसका नाम था शिमला एग्रीमेंट। तो शिमला एग्रीमेंट हमने किया था 1971 के वॉर के लिए, उसको सेटल डाउन करने के लिए। और इससे पहले हमने ताशकंद एग्रीमेंट किया था 1966 में, वो करा गया था 65 के वॉर के सेटलमेंट के लिए। ओके, यहाँ आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है न्यूक्लियर पॉलिसी। तो अब हम बात करेंगे कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। उससे पहले ये बात करते हैं कि आखिर ऐसे देश में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। देखिए, न्यूक्लियर पॉलिसी का सीधा सीधा मतलब है कि किसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। न्यूक्लियर बॉम्ब किस किस के पास हैं, क्योंकि जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के कैटेगरी में आती है। तो अगर हम बात करें यूएस, यूएसएसआर, यूके एंड फ्रांस और चाइना, तो ये ऐसे 5 कंट्रीज थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स पहले से ही थे। अगर आप इनको ध्यान से देखें, यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना, ये वही कंट्रीज़ हैं जो यूएनओ के परमानेंट मेंबर हैं। तो ये एक तरीके से सुपर पावर्स ही हैं, यूएन के परमानेंट मेंबर भी हैं, इनके पास न्यूक्लियर पावर भी है। बट जब इनके पास न्यूक्लियर पावर आ गई थी तो एक पॉलिसी थी जिसको बोला जाता है एनपीटी, इसको बोला जाता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब ये जो ट्रीटी थी, अब ये जो कंट्रीज़ हैं, मतलब यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, चाइना, इन कंट्रीज़ ने ये कहा कि अब सभी कंट्री के ऊपर एनपीटी को साइन इम्पोज करा जाएगा। अब लेकिन इंडिया ने इसका रिफ्यूज़ करा। रिफ्यूज़ इसलिए करा गया था क्योंकि जो ट्रीटी है एनपीटी, जिसको बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसका मतलब ये था कि अब कोई भी देश वेपन, जो न्यूक्लियर वेपन है, वो नहीं बनाएगा, वो टेस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर आप ये बताइए कि अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट ही नहीं करेगी तो वो न्यूक्लियर पावर कैसे बनेगी, उसके पास तो आ ही नहीं पाएगा। और ये जो सुपर पावर्स हैं, इनके पास तो ऑलरेडी वो पावर्स हैं। तो मतलब ये चाहते हैं कि हमारे पास तो ये पावर आ गई है,
लेकिन अब जो कोई और कंट्री है वो न्यूक्लियर पावर को गेन ना करे, और इसका ये एक्सक्यूज़ क्या देते हैं कि इससे काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन होगा और ख़तरा भी हो सकता है। तो देखिए, इंडिया ने तो साफ साफ इसका मना कर दिया कि ये कहा कि ये जो पॉलिसी है, मतलब ये जो ट्रीटी है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब ये भेदभाव हो रही है। अगर आपने न्यूक्लियर वेपन ले लिया, न्यूक्लियर पावर ले लिया, तो हमें भी अटेन करने दीजिए। तो इसलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, एनपीटी को इंडिया ने साइन नहीं करा, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इन द नेचर, क्योंकि ये नेचर में डिस्क्रिमिनेटरी होता। फिर क्योंकि इंडिया ने एनपीटी तो साइन नहीं करी थी, तो अब इंडिया अपने टेस्ट की ओर आगे बढ़ चुका था। तो इसी के साथ 1974 में इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करा राजस्थान के पोखरण में। तो राजस्थान जो स्टेट है जिसकी कैपिटल जयपुर है, वहीं का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोला जाता है पोखरण, वहीं पर इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करा, जिसका कोड नेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो जो स्माइलिंग बुद्धा था, ये इसका कोड नेम था, तो प्लीज़ रिमेंबर इट। और अगर हम इसकी श्रेय के बारे में बात करें कि फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट करा गया था, तो उसका श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है होमी जे भाभा को। तो होमी जे भाभा जी को इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का श्रेय जाता है। अब जैसे सभी कंट्रीज़ को पता चला कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करा है 1974 में, तो जो अदर कंट्रीज़ थी ना, वो अब क्या करने लग गई, प्रोटेस्ट करने लग गई, इंडिया को क्रिटिसाइज़ करने लग गई। तो इंडिया ने बहुत चालाकी से बोला कि ये जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया है ना, ये पीसफुल एक्सप्लोजन था, मतलब हम ये लड़ाई करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल पीसफुल वर्क के लिए हम लोग करेंगे, हम इससे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। तो ये इंडिया की तरफ से आंसर था। इसके बाद अब 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, और पोखरण में हमने करा था। इसके बाद अगेन इंडिया दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करता है, जो सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट था। अब ये करता है 1998 में, और ये भी पोखरण में ही करा गया था। अब पोखरण आप बताइए कहाँ पर है, अभी हमने डिस्कस करा था। लेकिन इस बार इंडिया 5 न्यूक्लियर टेस्ट करता है, मतलब 5 न्यूक्लियर टेस्ट करता है इंडिया, 1 या 2 नहीं, सीधा 5 न्यूक्लियर टेस्ट करता है। आपने परमाणु मूवी देखा होगा, तो आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हालांकि उसमें कुछ एग्जैजरेशन भी कर रखा है, बट आपका काम चल जाएगा। ओके, तो जब इंडिया ने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो उस समय इंडिया ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट करे थे, और इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। पहले वाले का था स्माइलिंग बुद्धा, बट जो दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति, और ये न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल भी रहा। और इसी के बाद इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये टेस्ट जो हमारा था वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। इसके बाद इंडिया भी न्यूक्लियर पावर की कैटेगरीज में आ चुकी थी। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर पॉलिसी। अब इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके फीचर्स क्या है। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी हो, उसके फीचर्स जरूर होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सिद्धांत हमेशा से ही रहेंगे, क्योंकि उन्हीं सिद्धांत पे, उन्हीं फीचर्स पे वो पॉलिसी चलती है या फिर वो कंट्री डिपेंड करती है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के फीचर्स क्या क्या हैं, तो पहला है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इंडिया ये बिल्कुल क्लैरिफाई कर चुकी है कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर तो आ चुका है, लेकिन हम इसका यूज़ कभी भी पहले नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर अटैक करती है न्यूक्लियर बॉम्ब का, तो हम उसके ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए करेंगे, लेकिन अदरवाइज अगर कोई कंट्री नहीं करती है हमारे ऊपर अटैक, तो हम उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो ये है इंडिया की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, हम कभी भी इनिशिएट नहीं करेंगे वॉर को। दूसरा है टू अपोज एनपीटी एंड सीटीबीटी। अब देखिए, एनपीटी की हमने बात करी अभी कि ये कैसे डिस्क्रिमिनेटरी है। ये जो पॉलिसी है, ये मतलब ये जो ट्रीटी है, ये इसका मतलब ये है कि जिन कंट्रीज ने न्यूक्लियर पावर टेस्ट नहीं किया है ना, वो करो ही मत, उसको साइन करो और इसको करो ही मत। लेकिन इंडिया इन सभी तरीके की ट्रीटीज़ को क्रिटिसाइज करती है, अपोज करती है, तो ये भी इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में ही आता है। दूसरा है यूज़ फॉर पीसफुल पर्पस। अब इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो ये कहती है कि इंडिया जब भी न्यूक्लियर पावर का यूज़ करेगी ना, वो पीसफुल पर्पस के लिए ही करेगी। मतलब पाकिस्तान की तरह नहीं कि कहीं भी कुछ हो तो हम धमकी दे कि हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे तुम्हारे ऊपर, नहीं। इंडिया हमेशा ये पॉलिसी बना रखी है कि हम हमेशा से पीसफुल पर्पस के लिए ही करेंगे, कभी भी लड़ाई झगड़ों के लिए हम जो न्यूक्लियर पावर है उसका यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिसेंटली चेंज हो चुका है। देखिए, अभी हम लोग कह रहे हैं कि हम नो फर्स्ट यूज़, पहले यूज़ नहीं करेंगे, इनिशिएट नहीं करेंगे,
और जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो पीसफुल पर्पस के लिए ही करेंगे, कभी भी वॉर इनिशिएट करने के लिए नहीं करेंगे न्यूक्लियर पावर का यूज़। बट अभी रिसेंटली एज अवर रिसेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये क्लैरिफाई करा कि हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। और कब चेंज करेंगे? जब हमारी कंट्री की सिक्योरिटी और ज़रूरतों पर कोई खतरा आएगा। तो ये जो न्यूक्लियर पॉलिसी हमने अभी बनाई है, जो सारे सिद्धांत हमने बनाए हैं, जो प्रिंसिपल्स हमने बनाए हैं, उसको चेंज किया जा सकता है। मतलब अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर अटैक करती है या हमारी सिक्योरिटी को कोई खतरा होता है या सिटीजन्स को कोई खतरा होता है, तो यस, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर का यूज़ कर सकती है। तो ये मॉडिफाई करा है। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में अब हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यू लाइक दैट वीडियो सो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।